हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अनटच्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वेन रोहान विभूषियान को किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए कहता है। उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। आज विभूषियान को वहां पर जाना था। मॉर्निंग में ही विभूषियान कहीं चला गया था। अब वांगजी के कमरे में सुयांग और वांगजी थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी ने कहा, सुयांग, पर हमें कुछ करना होगा। सुयांग ने कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा वांगजी, प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं यहाँ से चलता हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं गगा का वेट कर रहा हूँ। सुयांग वहाँ से चला जाता है। वांगजी अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह कई बार डिवाइस कनेक्ट करता है मगर कोई आवाज़ नहीं आती है। विभूषियान शायद कहीं शांत होकर बैठा था। दिन के करीब 10 बज गए थे। 11 बजे मीटिंग शुरू होने वाली थी। विभूषियान अपने रूम में आता है। वह रूम में आता है और बिना वांगजी की तरफ देखे वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वॉशरूम के बाद वहां से वापस आता है और फिर खुद को ड्रेसअप करने में लग जाता है। वह रेडी हो रहा था। आज वह पूरा फॉर्मल लुक में तैयार हो रहा था। वांगजी उसके बगल में ही खड़ा था, जो खुद बहुत बेचैन था, लेकिन वह चेहरे से नॉर्मल ही दिख रहा था। उसने कहा, गगा, कहीं जाना है? विभूषियान ने अपने रिस्ट वॉच को पहनते हुए कहा, जाना है। पर कहाँ? वांगजी ने आगे पूछा। विभूषियान अब उसके सामने मुड़ा तो वांगजी उसे देखते ही रह गया। पहली बार वांगजी ने उसे इस तरीके से ड्रेसअप होते हुए देखा था। वह उसे देखकर मेस्मराइज हो जाता है। एक तरीके से वह उसमें खो ही गया था। तभी विभूषियान ने कहा, हाँ, जाना है, ज़रूरी है, मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। कहते हुए विभूषियान ने अपना हाथ वांगजी के कंधे पर रखा। वांगजी ने कहा, गगा, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। विभूषियान मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुमको मैं अच्छा लग रहा हूँ? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विभूषियान ने कहा, तब तो मैं वाकई में अच्छा लग रहा हूँगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वांगजी। वांगजी ने कहा, कहिए गगा। विभूषियान ने कहा, वांगजी, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहोगे? वांगजी ने भी बगैर कुछ सोचे समझे, बिना किसी हेजिटेशन के कह दिया, हाँ गगा, पूरी लाइफ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। विभूषियान ने एक बार फिर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, वांगजी, पर मेरे पास इतना सब कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, ना मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विभूषियान ने आगे कहा, पर वांगजी, मेरे साथ रहने पर तुम्हें इतना बड़ा घर नहीं मिलेगा और ना ही इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। बस एक छोटा सा घर मिलेगा। तो क्या मेरे साथ रहना चाहोगे? वांगजी ने कहा, गगा, मैं आपके साथ कहीं भी रह लूँगा। विभूषियान की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार वांगजी से अपने आंसुओं को नहीं छिपा पाता है। एक बार फिर वह वांगजी को कसकर गले लगा लेता है और अपने मन में कहता है, वांगजी, क्या जब तुम ठीक हो जाओगे, क्या तब भी मेरे साथ रहना चाहोगे? पर यह शब्द वह अपने होठों से नहीं निकालता है। कुछ देर तक वह वांगजी को वैसे ही कसकर गले लगाए रखता है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि पिछली रात विभूषियान ने वांगजी को गले से लगाया था। वांगजी इस वक्त फील कर पा रहा था विभूषियान के लिए उसके मन में कितना ज़्यादा प्यार है। वह वांगजी को अपने से दूर नहीं करना चाहता है और वांगजी
उस पल में, उस सेकंड में खुद को बेबूसियान की बाहों में पूरी तरीके से समा लेता है, जैसे कि वह खुद को सेफ रखना चाहता हो बेबूसियान की बाहों में। वांग जी आज खुद को बहुत लकी समझता है जो बेबूसियान उसकी लाइफ में है, जिसके पास कुछ ना रहते हुए भी बहुत कुछ है। वांग जी जो अभी भी बेबूसियान के गले लगे हुए था, कुछ सेकंड के बाद वांग जी उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, गगा आप कहाँ जाने वाले हैं? बेबूसियान ने कहा, बस मुझे एक ऑफिस में जाना है, वह मेरे फ्रेंड का ऑफिस है, मुझे वहाँ पर काम है। वांग जी ने कहा, सच कह रहे हो गगा? बेबूसियान हंसते हुए उसकी बैग को सहलाते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। बेबूसियान की आवाज़ चेयरफुल थी। वह अपने पेन को अपनी उस चेयरफुल आवाज़ के पीछे छिपा रहा था। मैं जल्द ही आऊँगा तुम्हारे पास, बेबूसियान ने कहा। वांग जी ने कहा, मैं आपका वेट करूँगा गगा। इतना कहकर वांग जी ने बेबूसियान को और भी टाइट अपनी बाहों में भर लेता है। बेबूसियान और वांग जी वैसे ही रहते हैं। बेबूसियान का मन नहीं हो रहा था वांग जी को छोड़कर जाने का। इधर वांग जी भी नहीं चाहता था बेबूसियान उससे दूर हो। वह वक्त उन दोनों के लिए कितना भारी था, वह दोनों महसूस कर रहे थे। दोनों से ही इस वक्त का बोझ उठाया नहीं जा रहा था। खैर अपना काम तो उन्हें करना ही था। एक दूसरे को फील करने में लगे हुए थे कि तभी उनके कानों में सुयांग की आवाज़ आती है। सुयांग ने कहा, सर मिस्टर मो आपको बुलाने के लिए आए हैं। बेबूसियान ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद बेबूसियान और वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं। बेबूसियान वांग जी से कहता है, मैं जल्द ही आ जाऊँगा वांग जी, बस तुम अपना ख्याल रखना। फिर वह वांग जी के सर पर हाथ फेरता है और माथे पर किस करके तेजी से उस कमरे के बाहर निकल जाता है। वह पीछे पलट कर वांग जी की तरफ नहीं देखता है। उसे जाता हुआ सुयांग और वांग जी देख रहे थे। आज सुयांग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। वांग जी की भी हालत ख़राब थी। मिस्टर मो के पास बेबूसियान आता है। मिस्टर मो चले? बेबूसियान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मिस्टर मो बेबूसियान के साथ मेंशन के बाहर निकल जाते हैं, कार में बैठते हैं और कुछ ही सेकंड में उनकी कार लैंड कारपोरेशन के बाहर रुक जाती है। इसके बाद मिस्टर मो के साथ बेबूसियान पहली बार उस लैंड कारपोरेशन के उस बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर करता है। सभी उसे ही देख रहे थे। वह मिस्टर मो के साथ चलता हुआ उस बड़े से मीटिंग हॉल में आता है, जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। देखने में सभी एलिगेंट और रिच दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से ज़्यादातर तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ही थे। वहां पर वेन रोहान भी बैठा हुआ था। बेबूसियान जैसे ही उस रूम में एंट्री करता है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए तो सब लोग बेबूसियान को देखकर अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए थे। बेबूसियान लग ही रहा था एकदम रॉयल। इसके बाद मिस्टर मो बेबूसियान को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बाकी सब लोग भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर मो खड़े होते हैं और कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, लायन एम्पायर के हायर मिस्टर लैन सिचैन नहीं मिल रहे हैं। वह जिंदा हैं भी या नहीं कोई नहीं जानता है। और दूसरे हायर लान वांग जी की मेडिकल कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए मिस्टर लैन कुरैन ने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन के बारे में आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है। वह यहाँ पर आने वाले थे, पर किसी कारण से वह यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन मुझे आपको सुनाने के लिए कहा है, तो मैं उनके बिहाफ पर ही आपसे बातें कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा है वह चाहते हैं जब तक कि उनका नेफ्यू ठीक ना हो जाए, यानी मिस्टर लान वांगजी ठीक ना हो जाए, लैंड कारपोरेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके सन इन लॉ को दे दी जाए। सबको इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें यह सब पहले से ही पता था। उन्हें इसी काम के लिए ही तो बुलाया गया था। तभी उनमें से एक पर्सन उठता है। वह विभूषियान के सामने एक डॉक्यूमेंट रखता है और कहता है, प्लीज़ आप इन पर साइन कर दीजिएगा। विभूषियान एक बार फिर मिस्टर मो की तरफ देखता है और फिर सभी मेंबर की तरफ और फिर लास्ट में मिस्टर फैन रोहान की तरफ देखता है जो अजीब सी स्माइल कर रहे थे। विभूषियान को उनके फेस से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसने बगल में पड़े हुए पेन को उठाया और जैसे ही उस पर सिग्नेचर करना चाहा, उसी हाल में एक पर्सन की एंट्री होती है और वह आते ही कहता है, रुक जाइए मिस्टर विभूषियान, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वेन रोहान उठता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो वेन चाओ? वेन चाओ कहता है, प्लीज़ डैड, मुझे जो कहना है कहने दीजिए। वेन रोहान आगे कहते हैं, वेन चाओ, तुम यहाँ इस वक्त और तुम इस बात के लिए क्यों मना कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वेन चाओ कहता है, नहीं डैड, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर वह वेन रोहान की बात को अनदेखा करता हुआ विभूषियान की बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर्सन को आप लोग इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, यह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिल्कुल लायक नहीं है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विभूषियान भी शॉक था क्योंकि उसे पता था ये सारी बातें तो वेन रोहान की किधर ही है। वेन रोहान ही चाहता था विभूषियान उन पर सिग्नेचर करे और आज उनका बेटा वेन चाओ उसे रोक रहा है। उसे भी शौक लगा था। वह भी वेन चाओ की तरफ देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब यह क्या नया ड्रामा है। वेन चाओ ने कहा, आप लोगों को शायद नहीं पता है यह कितना घटिया इंसान है। इसने अपने आइडेंटिटी हाइड कर ली थी। इसी वजह से शायद किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा और धोखे से इसकी मैरिज मिस्टर लान वांगजी से हो गई। इसी मैरिज का उसने फ़ायदा उठाया अब पूरे लैंड कारपोरेशन पर कब्जा करना चाहता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर विभूषियान की तरफ। विभूषियान के हाथ से तो उसका पेन ही गिर गया। वेन चाओ ने कहा, अभी अभी मेरे डिटेक्टिव ने मुझे यह बात बताई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने मैं रखूं? सभी मेंबर एक साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। इधर मिस्टर मो और वेन रोहान एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, मानो वो दोनों ही अनजान हो विभूषियान के इस साइड से। वेन चाओ ने कुछ किया और फिर वह उस प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया जो उस मीटिंग हॉल में था। प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें शो करने लगती हैं। कुछ लोगों की रिकॉर्ड वीडियो भी उसमें दिखाई दे रही थी। उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि विभूषियान किस तरीके का काम करता है। उसमें वह एक क्लब में जाते हुए अपने क्लाइंट को अटेंड करते हुए और फिर एक रूम में जाते हुए दिखता है। यह देखते ही विभूषियान की निगाहें झुक गई थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे, उसके हाथ कांपने लगे थे। वह खुद को फिर भी कंट्रोल कर रहा था। वह नहीं चाहता था वह कमज़ोर पड़े। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये सब तो वेन रोहान वेन चाओ पहले से जानते थे। वह जानते थे उसकी सच्चाई, पर यहाँ इस वक्त ऐसे सबके सामने जगह जहाँ पर वेन रोहान उसे खुद सिग्नेचर करने के लिए कह रहा था, मगर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? विभूषियान नहीं जानता था। आज एक बार फिर उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत।
अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसे अपने ही हस्बैंड की कंपनी में इस तरीके से जलील होना पड़ेगा, इस पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। मिस्टर मो ने गुस्से में कहा, मिस्टर विभूषियान, ये क्या है? विभूषियान मिस्टर मो की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर मो कहते हैं, क्या ये सच है? विभूषियान को लगा मिस्टर मो शायद इस बारे में नहीं जानते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपनी निगाहें झुका ली। तभी एक पर्सन बोलता है, हम पावर ऑफ अटॉर्नी को ऐसे पर्सन को नहीं दे सकते हैं लैंड फैमिली से अपनी सच्चाई छुपाई हो। हम लैंड कारपोरेशन को ऐसे इंसान के हाथों में देकर उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। क्या मिस्टर लैंड कुरैन नहीं जानते थे? क्या मिस्टर लैंड कुरैन नहीं जानते थे ये किस तरीके का पर्सन है? तभी मिस्टर मो ने कहा, नहीं, यहाँ गलती मेरी है। मैंने सारी इंक्वायरी की थी मगर हमें पता ही नहीं चला कि ये पर्सन इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर लैंड कुरैन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तभी एक शख्स ने कहा, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है और हम आज इस बात पर डिसीजन नहीं लिए तो हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे। आज ही के आज इस बात पर हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि पूरी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी किसके हाथों में आ रही है। तभी एक दूसरे पर्सन ने कहा, सिंपल सा है, मिस्टर मो या मिस्टर वेन रोहान के हाथ में, क्योंकि हम सब जानते हैं मिस्टर मो और मिस्टर वेन रोहान ही इस पोजीशन के लिए कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। वह लैंड फैमिली के रिलेटिव्स हैं। इस पर एक दूसरे पर्सन ने कहा, हाँ आप सच कह रहे हैं, या तो मिस्टर मो या फिर मिस्टर वेन रोहान ही पावर ऑफ अटॉर्नी ले सकते हैं। इस पर एक दूसरे पर्सन ने कहा, आप लोग आपस में डिसाइड करके अपना डिसीजन सुना सकते हैं मगर पावर ऑफ अटॉर्नी पर फैसला अभी और इसी वक्त होना चाहिए। हम अब इसे एक दिन के लिए भी डिले नहीं रखना चाहते। ऑलरेडी इस कंपनी में इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। तो मिस्टर मो, आप ही को इस वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी चाहिए। इस पर मो ने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आप चाहें तो मिस्टर वेन रोहान से बातें कर सकते हैं। अब जाकर विभूषियान समझा कि सिग्नेचर का क्या चक्कर था, क्यों वेन रोहान ने विभूषियान से वांग जी की मैरिज करवाई थी। बस इसलिए कि वह वांग जी के हस्बैंड को गलत साबित करके पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथों में कर ले, और ऐसा हो भी रहा था। मिस्टर मो ने कहा, मिस्टर वेन रोहान, मुझे लगता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी आपके पास है। मैंने तो मिस्टर लैंड की मैरिज ही ऐसे पर्सन से करवा दी है के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी की पावर मैं कैसे ओन कर सकता हूँ। वेन रोहान तो इसी बात के लिए कब से तैयार बैठा था। उसने कहा, नहीं मिस्टर मो, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं मगर मिस्टर मो ने कहा, नहीं प्लीज, ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को उठानी होगी। मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी एक पर्सन ने कहा, अब तो बात फाइनल हो चुकी है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर लान वांग जी के हस्बैंड को नहीं मिलेगी, यही रूल है, क्योंकि उनके कैरेक्टर इस कंपनी के लिए घातक साबित होंगे। तो मिस्टर मो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते हैं। तो अब बचे मिस्टर वेन रोहान, तो आप ही को इस पर सिग्नेचर करना चाहिए, तो आप ही को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना होगा। सभी एक साथ इस बात से एग्री कर जाते हैं। विभूषियान ने अपनी नज़रें उठाकर वेंचाओ की तरफ देखा जो एवल स्माइल कर रहा था। विभूषियान ने अपने मन में कहा, ओह, तो बात ये थी, पर सॉरी वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। विभूषियान ने कहा, मगर इस पर वेन रोहान ने विभूषियान को घूर कर देखा, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि अगर तुमने कोई बात कही तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
वेबुशियान ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। अब वह डॉक्यूमेंट मिस्टर वैन रोहान के सामने किया जाता है। वैन रोहान के हाथ में वही पेन पकड़ाया जाता है जो वेबुशियान के हाथ से गिर गया था। वैन रोहान ने पेन को हाथ में लिया और वह सिग्नेचर करने ही वाला था कि उसी मीटिंग हॉल में एक दमदार आवाज गूंजती है, रुको, लैन फैमिली अभी भी जिंदा है। लैन फैमिली अपने लैन कॉरपोरेशन को खुद संभाल सकती है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है। सब उस आवाज की तरफ देखने लगे थे। वेबुशियान ने भी उस आवाज की तरफ देखा। सबके सब उस पर्सन को देखकर हैरान हो गए थे। मिस्टर लैन कुरैन, मिस्टर लैन कुरैन आप, कहते हुए सभी मेंबर उठ खड़े होते हैं। वेबुशियान ने लैन कुरैन की तरफ देखा। एक दमदार पर्सनालिटी, बोल्ट आवाज और एक डार्क ऑरा लिए पर्सन। वेबुशियान ने अपने मन में कहा, अंकल कुरैन। फिर वह वैन चाओ की तरफ देखता है जिसका चेहरा अचानक से उतर गया था। फिर वह वैन रोहान की तरफ नज़र डालता है। वह भी बहुत ही नाखुश दिखाई दे रहा था। लैन कुरैन ने आगे कहा, अब किसी डॉक्यूमेंट पर कोई सिग्नेचर नहीं होगी, मैं यह सारी चीज़ें खुद संभाल लूँगा। फिर वह मिस्टर मो की तरफ देखता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था कि सारे काम अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा, मगर आप इसमें फेल हो गए। आपने लान वांगजी की मैरिज ऐसे पर्सन से करवाई जिसका कैरेक्टर इतना घटिया निकलेगा। इतने घटिया इंसान से आपने मेरे वांगजी की, मेरे नेफ्यू की मैरिज कराई भी कैसे? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर मो? मिस्टर मो नील डाउन हो जाते हैं और कहते हैं, हमने उनके बारे में सब कुछ पता किया था, पर हमें पता नहीं चला कि ये ऐसे हैं। लैन कुरैन ने कहा, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ मो, इसके बारे में तो मैं बाद में फैसला करूँगा। मिस्टर मो ने कहा, ठीक है सर, मैं ले जाता हूँ। इतना कहकर वह एक गार्ड को इशारा करता है। वह गार्ड वेबुशियान को पकड़ते हैं और उस हॉल से लगभग घसीटते हुए उसे लेकर चले जाते हैं। और इधर वांगजी, जिसने अपनी डिवाइस कनेक्ट की थी, उसे पता चल गया था कि उस पूरे हॉल में क्या हो रहा है, उसके वेबुशियान के साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखें भर गई। उसने अपने मन में कहा, वैन रोहान, वैन चाओ, जिस तरीके से तुमने मेरे हस्बैंड को जलील किया है सबके सामने, मैं तुम्हें उससे भी बदतर जलील करूँगा। मैं उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर दूंगा। वेबुशियान के जाने के बाद कुरैन उस मीटिंग हॉल में बैठे मेंबर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं वापस आ गया हूँ। मैं यहाँ पहले नहीं आना चाहता था। मैं इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता था। मैं चाहता था कि यह कॉरपोरेशन अच्छे से चले। इसी वजह से मैं अपने नेफ्यू के हस्बैंड को उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता था, पर जैसे ही पता चला कि वह पर्सन इतना घटिया निकलेगा, मुझे वापस आना पड़ा। अब जब तक मेरा नेफ्यू ठीक नहीं हो जाता, इस कॉरपोरेशन को मैं ही हैंडल करूंगा और आगे की चीज़ें भी मैं ही देखूंगा। एक ओल्ड मेंबर उठता है और कहता है, मिस्टर लैन, आपका वेलकम है। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं जल्दी ही लान वांगजी भी वापस लौट आएंगे। मिस्टर लैन कुरैन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि माफ़ करिएगा, मेरी वजह से आप लोगों का टाइम बर्बाद हुआ। अब यह मीटिंग यहीं पर ओवर होती है। सभी मेंबर खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल थी। वह खुद ही नहीं चाहते थे कि लान कॉरपोरेशन का पावर किसी भी कीमत पर किसी दूसरे पर्सन को मिले, पर वो क्या कर सकते थे। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर लान मेंशन में एक काउच पर मिस्टर लैन कुरैन बैठे थे। इधर लैन मेंशन में एक काउच पर मिस्टर लैन कुरैन बैठे हुए थे। वह बिल्कुल एक किंग की तरह लग रहे थे। उनके बगल में मिस्टर वैन रोहान और मिस्टर मो थे और वैन चाओ भी वहीं खड़ा था।
मिस्टर लैन खुरैन ने वेन चाओ की तरफ देखा और कहा, थैंक यू वेन चाओ, तुमने समय रहते ही इस पर्सन को उस पर सिग्नेचर करने से रोक लिया। लान कॉरपोरेशन और लान फैमिली इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। वेन चाओ ने कहा, सर ये एहसान नहीं है, लान फैमिली मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरी डैड की तरह मैं भी आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लैन कुरैन धीरे से मुस्कुराए और फिर वेन रोहान की तरफ देखा और कहा, वेन रोहान, लगता है मुझे तुम्हारी बात पर अमल करना ही पड़ेगा। वेन रोहान के हाथ में तो जैसे मानो लड्डू ही आ गया। उसने अपने मन में कहा, ओह, तो क्या वेन चाओ की मैरिज के लिए मिस्टर लैन कुरैन मान रहे हैं? ये मैं क्या सोच रहा हूँ, काश कि ऐसा हो जाता। अभी वेन रोहान अपने ही दुनिया में था कि एक आवाज़ आती है, सर प्लीज़ मुझे वांग जी से एक बार मिलने दीजिए। वांग जी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नेफ्यू का नाम अपनी ज़बान पर लाने की? लैन कुरैन ने गुस्से से कहा। अब जाकर वेन चाओ वेन रोहान दोनों ही अपनी ख्याली दुनिया से वापस आते हैं। मिस्टर मू कुछ नहीं कहते हैं, वह तो बस वैसे ही खड़े थे। उन्हें भी विवुशियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में वहीं पर सुयांग भी खड़ा था। इन सब के बीच उस पूरे हॉल में लगभग सभी सर्वेंट थे और गार्ड्स भी थे। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान में थे विवुशियान की ऐसी हालत देखकर। जो विवुशियान इस लैन पेंशन में एक मास्टर की तरह ट्रीट किया जाता था, आज उसी विवुशियान को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वह खड़ा था और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। जब सब अपने कामों में बिजी थे, तभी मौका देखकर सुयांग वांग जी के रूम में चला जाता है। वह जानता था कि वांग जी यह चीज़ शायद हैंडल ना कर पाए। वह वांग जी के रूम में जाता है। वह देखता है वांग जी बाहर आने के लिए तैयार था। वह देखता है वांग जी बाहर आ रहा था। वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम? सुयांग ने वांग जी का हाथ पकड़ा। वांग जी ने कहा, मुझे पहले ही जाना चाहिए, बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पर अब नहीं सुयांग, मैं अपने विवुशियान को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उन्हें और भी जलील होते हुए नहीं देख सकता हूँ। वेन चाओ वेन रोहान ये सब क्या कर रहे हैं उसके साथ? मैं उसे ऐसे कैसे देख सकता हूँ? अंकल, तुम्हें पता है ना अंकल क्या करेंगे? सुयांग ने कहा, हाँ पता है, पर अंकल वापस कैसे आ गए? वो पहले भी तो आ सकते थे। सुयांग ने कहा, उन्हें मैं लेकर आया हूँ। तुम? सुयांग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है अंकल उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? सुयांग ने कहा, मुझे करना पड़ा वांग जी, मुझे करना पड़ा। अगर अंकल नहीं आते तो आज लैन कॉरपोरेशन की पावर सीधे सीधे वेन रोहान के हाथों में होती। फिर वह क्या तबाही मचाता तुम अच्छे से जानते हो वांग जी, अच्छे से जानते हो। पर क्यों, ऐसा क्यों किया सुयांग? तुम्हें पता है वो सब क्या करेंगे मिलके मेरे हस्बैंड के साथ? मुझे कुछ करना होगा सुयांग। अच्छी बात है ना, तुमने अंकल को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया। हमारी कंपनी तो बच गई है, पर वो विवुशियान के साथ क्या करेंगे? तुम्हें पता है वो उसे कितना हर्ट कर सकते हैं? तुम्हें नहीं पता है सुयांग, तुम्हें नहीं पता है। वह मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। कहते हुए सुयांग का कॉलर वांग जी ने पकड़ लिया। सुयांग समझता था वांग जी का गुस्सा। उसने कहा, वांग जी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था जिससे मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता। कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुमने अंकल को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया है। तुम्हें पता है वो भी विवुशियान की क्या हालत करेंगे? सुयांग ने कहा, जानता हूँ,
दूसरा कोई रास्ता नहीं था वांग जी, मुझे ये करना पड़ा, वरना सारी पावर वेन रोहान के हाथों में जाती, जो तुम नहीं चाहते हो। और तुम्हें पता है पावर वेन रोहान के हाथ में अगर पहुंच जाती तो भी तुम्हारा विभूषण बच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। वांग जी ने कहा, तो फिर हम क्या करें सुयांग? सुयांग ने कहा, फिलहाल चल के हमें देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। वांग जी और सुयांग हॉल में आते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि विभूषण एक क्रिमिनल की तरह सबके बीच में खड़ा है। वांग जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपने कदम आगे जाने के लिए बढ़ाता है कि सुयांग ने कहा, वांग जी यहीं खड़े रहो, तुम्हें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विभूषण जो अभी तक चुपचाप था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसने धीरे से फिर अपनी पोलाइट आवाज़ में कहा, सर आप सज़ा दे सकते हैं, जो चाहे सज़ा दे सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे एक बार वांग जी से बात करनी है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार वांग जी से बात करने दीजिए। विभूषण, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिर से मेरे नेफ्यू का नाम अपने मुंह से लेने का? यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि वो तुम्हारा कोई हस्बैंड है। वो तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। विभूषण ने कहा, आपके कहने से क्या होता है? सर वो मेरा हस्बैंड है, यही बात सच है और हमेशा रहेगा। अब तो कुरैन गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, पहले तुम मेरे वांग जी को डिवोर्स दो, डिवोर्स पेपर ला के इसके सामने रखो। विभूषण ने कहा, नहीं, मैं नहीं साइन करूँगा। कुरैन ने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। विभूषण ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊँगा फिर भी मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूँगा जब तक मुझे मेरे वांग जी से बात नहीं करने दिया जाएगा। अब तो कुरैन का गुस्सा और भी हाई हो गया। उसने कहा, वेन चाओ, पहले इसकी वो हालत करो कि ये ज़मीन पर खड़े रहने लायक ना रहे, उसके बाद हम इससे बात करेंगे। कुरैन का इतना कहना ही था कि वेन चाओ के मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई। वह तो कब से इस तरीके के मौके की तलाश कर रहा था जब वह विभूषण से अपना बदला ले पाए। कुरैन ने कहा नहीं कि वेन चाओ ने गार्ड्स को इशारा किया। वेन चाओ ने कहा, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ सर। इसके बाद वह विभूषण का कॉलर पकड़ता है और उसके फेस पर वार करने लगता है। विभूषण ने भी बदले में डिफेंस किया, पर विभूषण ने बदले में वेन चाओ के हाथ को कस के मोड़ दिया। पर यह क्या था, अब तो विभूषण के ऊपर 3 गार्ड्स ने और अटैक कर दिया। कुल मिला के 4 लोग विभूषण को मारे जा रहे थे। विभूषण भी कब तक लड़ता? वह एक तो फिजिकली घायल हो रहा था और मेंटली तो वह कब का घायल हो चुका था। वह अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। उधर यह सीन जब वांग जी और सुयांग देखते हैं, वांग जी का दिल तो मानो कई टुकड़ों में बट गया था। वह विभूषण की तरफ बढ़ने लगता है। वह विभूषण की तरफ तेजी से बढ़ता है, मगर वह हॉल तक पहुंच पाता कि सुयांग ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, वांग जी पागल मत बनो, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ मत करो, पागल मत बनो, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मगर सुयांग ने कहा, मैंने कहा तुम अभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। कहते हुए सुयांग ने वांग जी के गर्दन पर एक वार किया, जिससे वांग जी वहीं पर बेहोश हो गया और सुयांग चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, लगता है मिस्टर वांग जी को कुछ हो गया है, मिस्टर वांग जी को कुछ हो गया है। सुयांग ने यह बात इतनी तेज से कही थी, सभी के कानों में उसकी आवाज़ बहुत तेज से गूंजने लगती है। सभी उस तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि वो गार्ड्स और वेन चाओ भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। मिस्टर मो, वेन चाओ, वेन रोहान सब वांग जी की तरफ आते हैं। लैन कुरैन भी दौड़ कर आते हैं। वह सब वांग जी के पास आते हैं कि मगर तब तक सुयांग वांग जी को अपनी गोद में ले चुका था। सुयांग वांग जी को गोद में लाता है और उसी काउच पर लिटा देता है जिस पर कुछ समय पहले लैन कुरैन बैठे थे। लैन कुरैन घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ मेरे नेफ्यू को? वांग जी क्या हुआ? सुयांग ने कहा, शायद वो ये सब चीज़ें देखकर डर गए थे, बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। कुरैन ने कहा, क्या देख कर डर गए थे? सुयांग ने कहा, शायद उन्हें लग रहा होगा कि आप उनके गगा को
गगा को अब समझ रहे हैं ना अभी भी विभूषण वांगजी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लैन कुरैन ने कहा, ओह तो ये बात है। सो यंग, पहले इस पर्सन को ले जाकर लैन मैंसन से बाहर दूर फेंक कर आओ। अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि ये चाइना से बाहर न जा पाए, क्योंकि इसे तो डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने ही होंगे। बाद में मैं देखूंगा इसे क्या सज़ा देनी है, पहले मुझे मेरे नेफ्यू को देखना है। सो यांग कहता है, जी सर, मैं ऐसा ही करूँगा। वह दोनों गार्ड्स को हटाता है और विभूषण का हाथ पकड़कर की तरफ पढ़ने लगता है, मगर विभूषण बस एक ही बात की रट लगाया था, वांगजी, वांगजी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ वांगजी, वांगजी क्या हुआ मेरे वांगजी को। मगर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। सुयांग विभूषण का हाथ पकड़कर उसे लैन मैंसन से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।